अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे गाइस। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्योंकि मेरे पास हालात वाक़यात की वजह से मुझे ज़्यादातर वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो इसके लिए सॉरी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी हमारे पास पाकिस्तान की एक ऐसी फील्ड है जिसकी प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी में जाते हैं। इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। स्कोप ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर हमारे पास डिप्लोमास भी काफ़ी मौजूद हैं, या कह लें कि डिप्लोमा ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास इसमें स्कोप भी है। उसमें एमफिल में भी हमारे पास मौजूद है ये, और एमएस में भी हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आप जो है वो डिसऑर्डर्स को डील करते हैं, मेंटली इल पेशेंट्स को डील करते हैं। ठीक है, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो मुझे पता चला था कि जी क्लिनिकल साइकोलॉजी एक ऐसी डिग्री है जिसको करने के बाद आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं यार, और भी बड़ी फील्ड्स हैं, सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं है, बहुत सी फील्ड्स हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में मुझे पता चला था कि एक साइकोलॉजिस्ट ने खुदकुशी कर ली है, और वो जो साइकोलॉजिस्ट है उसके बारे में फिर ये अब सब यही कह रहे, साइकोलॉजिस्ट ने खुदकुशी कर ली और वो जो साइकोलॉजिस्ट है उसने अपनी बेटी को भी जो है वो मार दिया था। तो फिर उसके बाद सबने ये कहना शुरू कर दिया कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो मेंटली इल होते हैं, ये मेंटली इल होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेंटली इल पेशेंट्स को डील करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपका छोटा दिल है या आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ब्रेन के ऊपर सवार करते हैं तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री से दूर रहें। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि जी मुझे इसकी प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा है तो मुझे यही रखना है, तो फिर मैं आपको कहूँगी कि आपको फिर इस डिग्री में हो इस क्लिनिकल साइकोलॉजी में होने पर आपको अपनी थेरेपी भी करवानी पड़ेगी। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपनी थेरेपी करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी ये दो फील्ड्स ऐसी हैं हमारे पास जिसकी सेटिंग के अंदर ज़्यादातर हमारे पास मेंटली इल पेशेंट्स आते हैं। जब हमारे पास मेंटली इल पेशेंट्स आते हैं तो हम उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब वो जो बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो जो केसेस उनके होते हैं उस चीज़ को हम एब्जॉर्ब करते हैं। और जो इस तरीके के पर्सनैलिटी के बंदे होते हैं, बंदियाँ होती हैं जो चीज़ों को फिर सर पे सवार कर लेते हैं, भूल नहीं पाते हैं, तो फिर उनके लिए क्लिनिकल सेटिंग में इस तरीके से चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर उस चीज़ को आप कह सकते हैं कि जी यार ये मेंटली इल हो गया, लेकिन 90% केसेस में हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेंटली इल नहीं होते हैं। उनके अपने हालात वाक़यात, अपने घर के मामलात भी होते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ हो कि जी वो उनके पास पेशेंट्स आ रहे हैं और वो उन चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उनको भी मेंटली वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये और सेटिंग्स में भी होता है, एमबीबीएस में भी ऐसा हो सकता है, डीपीटी में भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास इस तरीके के केसेस आ जाए कि आप उस चीज़ को जो है वो उस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सकें कि यार ये कैसा केस आ गया, ये तो बहुत ही जो है ना वो ऐसा केस है कि जो बर्दाश्त के बाहर है। ठीक है, तो कैसे और ज़रूरी नहीं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर या आप अगर काम कर रहे हो तो आपके पास सारे केस सवेर ही आए, ज़रूरी तो नहीं है ना। आप हॉस्पिटल सेटिंग में अगर बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक बंदा ऐसा आए जो सवेर ही मेंटली इल हो, उसकी मतलब मेंटली इलनेस उसकी सवेर हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपके पास सवेर ही केसेस आएंगे, आपके पास माइल्ड और मॉडरेट भी केसेस आ सकते हैं। ठीक है, आप अपनी थेरेपी, अगर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है तो आप अपनी थेरेपी भी करवा रहे हैं तो सही रहता है काम, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपको ये चीज़ सुन के ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में ना आए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना आपको मेंटली इल पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डील करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं एक केस की बात करूँ तो ऐसे ऐसे केसेस भी आपके सामने आ सकते हैं कि कोई बंदा जो है मर्डर करता है और फिर जो है वो मेंटली इल है, वो मर्डर करता है, उसको पता नहीं होता कि वो मर्डर क्यों कर रहा है, वगैरह वगैरह, इस तरीके के केसेस भी आ सकते हैं। लेकिन देखिए, ये सीवियर केसेस हर जगह पे नहीं आते हैं और ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर सेटिंग में आए। क्योंकि अगर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्कूल में काम कर रहा है तो स्कूल में तो इस तरह का केस नहीं आएगा ना। तो इस तरीके की ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरीके का ही केस आए और जहाँ आप बैठे वहाँ पे ही ये केस आए और जो है ना वो जो है वो सवेर ही हो केस, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आपको इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन वैसे ये एक अच्छी फील्ड है, इसके अंदर हमारे पास मेंटली इल पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस इसकी ज़्यादा है, स्कोप इसका ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप जो है ना वो इस तरीके की पर्सनैलिटी के मालिक हैं तो अपनी माइंडफुलनेस की थेरेपी और सीबीटी की थेरेपी साथ साथ कंटिन्यू रखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। और जो है वो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।